फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए वरदान हिंदी कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। बिरजन बोली, ना बताओगे क्या? चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनती ही ब्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मुदी हुई हैं और लंबी लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थामकर बिरजन झिझोड़ने लगी, चाची कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतार कर शुभाम के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंचा तो आंखें खुली। बिरजन बोली, चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? सुमामा बोली, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया कहाँ है? बिरजन बोली, वह तो मेरे घर गया है, बहुत रो रहे हैं। सुमामा बोली, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बात हो ही रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवाम से मिलने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। बिरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजाकर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पहुंचकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी सालिग्राम के मित्रों में से एक थे और जब कभी पड़ता था तो वे बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक उसने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृ भक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और इक्के वहां से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्का वन तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटर सुवामा के द्वारा पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाना गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ से पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने शुभामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियां साथ लाए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर शुभामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, बैलगाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उनकी माता दोनों सुवामा के शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलम्ब भी कर जाए, परंतु बिरजन वहाँ से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों से उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक ना पड़ती वहाँ से उठने का नाम न लेती, वरन पराया वही सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन ब्रजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा चल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कोमली लहराती है उसी भांत भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके आंख से
पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, बिरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। सुवामा बोली, मेरी अच्छी बिरजन, बता तो क्या सोचती थी? बिरजन लजाते हुए बोली, सोचती थी कि जाओ हंसोगी, नहीं बतलाऊंगी। सुवामा बोली, अच्छा ले ना हंसूंगी, बताओ। यही तो सब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। बिरजन, किससे कहोगी कि नहीं? बिरजन बोली, किसी से कहोगी तो नहीं? सुवामा बोली, नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। बिरजन सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी यह तो तेरा भाई है। बिरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तो तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुवामा बोली, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं देखूं तो क्या कहता है। बिरजन बोली, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं। सुवामा बोली, मैं तो कह दूंगी। बिरजन बोली, तुम्हें मेरी कसम है, उनसे न कहना। दिन जाते देर नहीं लगती, 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातः काल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालन के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब बिरजन का जी नहीं लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर में आए, कमरे में बैठे थे। नौकर जूता का फीता खोल रहा था कि रदिया मेहर मुस्कुराती हुई घर से निकली और उनके हाथ में मुंह छाप लगा हुआ लिफाफा रखा। मुंह फेर हंसने लगी। शिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साह की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। मेहरी बोली, सरकार ही का तो है, खोलें तो आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को बिरजन का प्रणाम और पालागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नृत्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महत्व लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या तन मन धन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर गुड़िया पुरस्कार भी दी है और बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे पैसे लूंगी। अब मैं पंडित जी से न पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा सीखती हूँ। आपकी प्यारी बिरजन। प्रशस्त देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुद होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला बोली, लाओ हाथ में रखो तो देखो। मुंशी जी ने कहा, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला बोली, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी बोले, 50 रुपए दूध के धुए हुए। सुशीला बोली, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी बोले, मुकरने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपए लो, ऐसा कोई चुटपुजिया समझ लिया है? यह कहकर 10 रुपए का नोट जैसे निकाल कर दिखाया। सुशीला बोली, कितने का नोट है? मुंशी जी बोले, 50 रुपए का, हाथ से लेकर देख लो। सुशीला बोली, लो ले लूंगी। काहे? ले लेती हूँ, कहे देती हूँ। मुंशी जी बोले, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला बोली, लल्लू का, लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। यह कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी बोले, ऐसा क्या डकैती है, नोट छीन लेती हो? सुशीला बोली, वचन नहीं दिया था, अभी से भी चलने लगे। मुंशी जी बोले, तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला बोली, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पन की इच्छा है, क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला बोली, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गट कर आए हो। प्रताप बोला, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच बिरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, बिरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास आया। बिरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? बिरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ,
यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से बिरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन ना था, लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती, पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि बिरजन सियानी होगी तो पढ़ेगी। कभी कभी वह अपने पांव धो देती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत क्रुद्ध होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल व्यतीत होता गया। बिरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन बिरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुंढंग सिखाओगी नहीं? सुशीला बोली, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुवामा बोली, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला बोली, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा बोली, तो ये काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक बात है। सुशीला बोली, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा ना जाएगा। सुवामा बोली, काम करने से ही तो आता है। सुशीला झेपते हुए, फूल से गाल कुमला जाएंगे। मामा हंसकर बोली, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 5-10 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। बेबूटी की भांति लाल हो जाती। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गई, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशील स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती थी। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रखती। अभी बिरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप बोला, सच? बिरजन बोली, हाँ, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप बोला, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ था। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ था। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धोकर प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में जाके क्यों कूद पड़े? ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी बोले, बिरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नर्म, स्वीत और मीठी। प्रताप बोला, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन बोली, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लगाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से बोली, कब उठोगे? सारी रसोई चट कर गए, वो भी अभी अड़े बैठे हो। मुंशी जी बोले, क्या तुम्हारी लार टपक रही है? निदान दोनों रसोई के इतसी करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दे दी। डिप्टी श्यामचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसके लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो ये था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट-कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय क्या थे, किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी चित विनोदार्थ उनके
यह चले जाते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान सामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है। आप फिर कभी आएं। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेजी की भेंट को न गई। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्यपूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका में सुनाई देती थी। विजन और प्रताप की आगे की कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।